नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। इसमें हम लोग जो है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं 5 नंबर का मेनली सिलेबस में हमारे दिया हुआ है अर्थव्यवस्था। तो यहाँ से 5 नंबर हम लोग पाने की कोशिश करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग क्विकली इसको आधे से 1 घंटे के बीच में देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज देखेंगे इसको, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं बताता चलूँगा। ठीक है, आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा किसी भी तरह। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से आएंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है योजनाएं। ठीक है, अब योजना से किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो ये किस मॉडल पे आधारित है, मॉडल पूछ लेता है। दूसरा सन पूछ लेता है। तीसरा उसमें क्या क्या काम किए गए थे वो पूछता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन हमारी योजना से पूछता है। पहला तो मॉडल पूछ लेगा, दूसरा सन पूछता है, तीसरा उसमें कौन कौन से हमारे काम किए गए थे या कौन से उसमें उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के आधार पर हम लोग सारी योजनाओं को देखेंगे। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कभी कभी पहली का ही वो डेट पूछ लेता है कि कब से चालू की गई थी। तो 1 अप्रैल 1951 से चालू की गई थी 1956 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी। ठीक है, किस मॉडल पर आधारित थी? हैरल्ड डोमर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मॉडल पे था? हैरल्ड डोमर मॉडल पे यह आधारित था। 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन गए। पहला कब स्टार्ट की गई थी ये परियोजना? तो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट की गई थी और कब तक? 1956 तक। मॉडल कौन सा था? हैरल्ड, ये ड है, डोमर मॉडल पे आधारित था। उस समय की स्थितियाँ क्या थी? नया नया देश आज़ाद हुआ था उस समय, तो उस समय भुखमरी की व्यवस्था थी, मतलब भुखमरी हमारे यहाँ फैली हुई थी। अनाज के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो मेन उस समय नेहरू जी का उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए, गरीबी खत्म की जाए। ये सब चीजें जो थी उस समय में उद्देश्य निर्धारित की गई थी। तो उसके लिए क्या क्या काम किए गए थे? पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मतलब गांव का विकास के लिए योजना चालू की गई। सामुदायिक, कई बार पीछे में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चालू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। फिर 1953 में ही राष्ट्रीय प्रसार सेवा चालू की गई थी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा। और क्या किया गया था? इसमें बहुत सी हमारी बहुत उद्देशीय नदी परियोजनाएं, जैसे हीराकुंड, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ये सब जो है इसी परियोजना में हमारी प्रारंभ की गई थी। तो इससे हमारे 3 क्वेश्चन बन गए। पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब से हुई थी? तो 1 अप्रैल 1951 से 1956 के बीच में। कौन से मॉडल पर आधारित था? तो हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्या क्या इसमें प्रारंभ किया गया था? एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1952 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, 1953 में प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा क्या क्या काम किया गया था? जो हमारा हीराकुंड हो गया, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी, वो सब इसी में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दूसरी कब से कब है? 1956 से 1961 के बीच में। ठीक है, किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस, इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। भारी उद्योगों की स्थापना पर बल। तो इसमें क्या क्या काम किया गया था? एक तो हमारा भिलाई, दुर्गापुर, और एक आपका भिलाई में, ये छत्तीसगढ़, ये आपका पश्चिम बंगाल, और एक राउरकेला, उड़ीसा। इन 3 जगहों पर क्या वो स्टार्ट किया गया था आपका इस्पात या स्टील कारखाने आपके प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, भारी उद्योगों की स्थापना बल दिया गया था। तो इन 3 जगहों पे मेनली आपके
इस्पात कारखाने प्रारंभ किए गए थे। दुर्गापुर वाला जो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई जो है रशिया के सहयोग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भिलाई जो है रशिया के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा वाला। ठीक है, ये तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? एक तो आपका किस मॉडल पे आधारित है? तो नेहरू महालनोबिस मॉडल पे आधारित है 1956 से 61 के बीच में। क्या इसमें विशेषताएं थी? एक तो भारी उद्योग पे इसमें बल दिया गया था, और भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में 3 जगह पे इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ये मेन है, और भी चीजें हुई थी लेकिन आपको यही याद करना है। ठीक है, फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी स्टार्ट हो जाती है 1961 से 66 तक। ठीक है, ये आपका चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसमें उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस मॉडल में आपका आत्मनिर्भरता की प्राप्ति उद्देश्य रखा गया था। तो तीसरे उसमें पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ? इसमें चूंकि 1962 में भारत का चीन से युद्ध हो गया, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो गया, तो इस योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो प्राप्त नहीं हो सके थे। ठीक है, लेकिन इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी? एक तो 1964 में आपका बोकारो में ही एक और स्टील संयंत्र की स्थापना हुई। किसके सहयोग से? रशिया, रूस के सहयोग से। फिर 1965 में FCI की स्थापना हुई, और 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुई, जो इस समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका वो करता है, अनुशंसा करता है, जिसके बारे में कृषि कीमत मूल्य आयोग, बाद में इसका नाम बदल दिया गया था 1985 में। 1965 में इसका किस नाम से स्थापना हुई? कृषि कीमत आयोग से। 1964 में ही UTI की स्थापना हुई, UTI। ठीक है, तो मेन ये 3 चीजें हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। मॉडल याद रखिएगा, चक्रवर्ती मॉडल पे आत्मनिर्भरता का उद्देश्य रखा गया था। 1964 में बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना हुई, 1965 में FCI कृषि कीमत आयोग, और 1964 में UTI की स्थापना हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसमें 3 साल का ब्रेक ले लिया गया, 66 से लेके 69 तक में ब्रेक ले लिया गया। यही क्वेश्चन पूछता है कि कब कब ब्रेक लिया गया। आगे 1990 से 92 के बीच में भी ब्रेक लिया गया था। तो ये 2 समय याद रखिएगा, एक तो 1966 से 1969 के बीच में ब्रेक लिया गया था, और दूसरा 1990 से 1992 के बीच में ब्रेक लिया गया था। ठीक है, फिर इसी बीच में क्या हुआ? 1966 से 69 में, एक तो 1969 में क्या हुआ? लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई। लीड बैंक नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। लीड बैंक में क्या होता था? जैसे कोई एक जिला का किसी एक बैंक को आप नेतृत्व की जिम्मेदारी दे दी गई कि आपके नेतृत्व में ही सारे बैंक कार्य करेंगे। ठीक है, तो वही मेन था इसका, कुछ वही विकास के लिए मेन इनका पर्पस था। तो क्या मेन इसमें है? ये अगर पूछ लेगा कि लीड बैंक का उद्देश्य क्या था, तो किसी भी एक बैंक को, मतलब कोई फिक्स नहीं था किसको दिया जाए, किसी को भी जिले में लीड बैंक की जो है जिम्मेदारी दे दी जाती थी, उसी के नेतृत्व में सारे लोग काम करते थे। तो कब ये प्रारंभ किया गया? 1969 में लीड बैंक योजना किस समिति की सिफारिश पर? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और उसमें क्या किया गया था? उसी समय 1966 में हरित क्रांति हमारी आई थी। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में ही है। ठीक है, इसके बाद फिर उसके बाद 1969 में फिर से योजना चालू हुई, 3 साल के ब्रेक के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में। अब इसको किसने चालू किया? वो गुन्नान मिल्टन ने इसका प्रारूप तैयार किया था। इसमें क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। उन्नीस में क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सन याद रखिएगा, यही पूछेगा 1969 में, क्योंकि हमारे उसमें सिलेबस में ये भी दिया हुआ है कि बैंकों में कौन कौन से सुधार किए गए थे। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 1973-74 में क्या किया गया? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चालू किया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र मतलब जितने भी सूखे क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए विभिन्न योजनाएं उसमें लागू की गई थी। इसी समय जो है जनसंख्या नियंत्रण पर भी
बल दिया गया। परिवार नियोजन इसी में समय अपनाया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में है। मैंने आपका प्रारूप किसने तैयार किया था? गुन्ना मंडल ने। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चालू किया गया और जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी समय प्रारंभ किया गया। अब हमारा आ जाता है पांचवा, इंपॉर्टेंट है, 1974 से 79 के लिए। ठीक है, इंदिरा गांधी का समय था, इसी समय इमरजेंसी वगैरह लागू की गई थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम चालू किए? इसका क्या उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है, और इसमें क्या क्या किया गया था? एक तो आपका ये जो है जनता सरकार आ गई थी तो इसको पहले ही बंद कर दी थी 1978 में। जनता सरकार द्वारा 1978 में ही इस योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? ये डीपी धर मॉडल पर आधारित था। डीपी धर मॉडल पर आधारित था। क्योंकि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था तो इस समय क्या क्या कार्यक्रम चालू किए गए? एक तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज। ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मतलब गरीबों को कितनी मिनिमम बेसिक चीजें चाहिए उस आधार पे उनको वो बेसिक चीजें उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974-75 के बीच में चालू किया गया था। ठीक है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी में चालू किया गया था इसी समय। और अंत्योदय योजना राजस्थान में चालू की गई थी। अंत्योदय योजना 1978 के आसपास। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट काम और हुआ था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कई बार पूछ चुका है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना इसी समय हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1975, 75। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, तो ये आपकी पांचवी योजना से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो थी। अब जनता सरकार आई, उन्होंने बंद कर दिया, तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि छठी पंचवर्षीय योजना कितनी बार चालू की गई? तो ये 2 बार चालू की गई। एक बार जनता सरकार द्वारा, जिन्होंने इंदिरा गांधी को हटाया था, तो इन्होंने चालू की 1978 से 1983 के बीच में। अब चूंकि 2 साल बाद इनकी भी सरकार खत्म हो गई, 1980 में इंदिरा गांधी जी फिर आ गई, तो फिर उन्होंने चालू कर दिया इसको, इनका वाला बंद करके अपना वाला चालू किया। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना कितनी बार चालू हुई? 2 बार। एक बार 1978 से 1983 और दूसरी बार 1980 से 1985 के बीच में। ठीक है, तो और इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? जितना जो गैप था उसमें जनता सरकार जब आई थी तो उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी, उसका नाम था अनवरत योजना। याद रखिएगा, इसका कार्यकाल मतलब ये जो योजना लॉन्च की गई थी 1978 से 20 के बीच में लॉन्च की गई थी। अनवरत योजना का मतलब क्या है कि जैसे पर ईयर के हिसाब से योजना बनाते थे जैसे, और उसमें जो टारगेट मिलता जाता था फिर उसके बाद उसको दीर्घ अवधि के लिए जोड़ दिया जाता था और हर साल उसका मूल्यांकन किया जाता था। उस आधार पे अगले भविष्य में उसके लिए क्या और योजनाएं चालू की जाएंगी या क्या क्या उसका बेस होगा, उसको उससे आपस में लिंक कर दिया जाता था। तो मेनली अनवरत योजना में ईयरली आधार पे योजनाओं को बनाया जाता था, बाद में उसको दीर्घ अवधि के उद्देश्यों से जोड़ के उसको लगातार मतलब अनवरत उसको बना दिया जाता था। इसी को रोलिंग प्लान भी कहते थे। मतलब एक ईयर के प्लान को दीर्घावधि के उद्देश्य में बदल देना, दैट इज कॉल्ड रोलिंग प्लान। ठीक है, और इसका बेस कहां से आया था? तो गुन्नार मिल्टन की एक बुक है एशियन ड्रामा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, और इसको लागू किसने किया था इंडिया में? तो लकड़वाला जी ने। इसमें से क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो पूछ लेते हैं। फिर छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं 1980 से 1985 के बीच में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया और योजना लाई कब गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य रखा गया, बट गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया छठवीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन पांचवी
पंचवर्षीय योजना में उसको उद्देश्य के तौर पर रखा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, एक तो 1980 में फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, 12 जुलाई 1982 में। 1982 में ही आपकी एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की भी स्थापना की गई। फिर इसी छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निर्धारण के लिए उपभोग रेखा निर्धारित की गई, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में। इससे कम जो उपभोग नहीं कर पा रहा है तो उसको गरीब माना जाएगा। ठीक है, इसी समय गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत से रोजगार कार्यक्रम, IRDP, NERP, द्वारका, RLGP, इस तरीके के कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, पहला तो छठी पंचवर्षीय योजना कितनी बार लागू की गई है, तो 2 बार। ठीक है, और इसमें क्या क्या काम किया गया था, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1982 में नाबार्ड की स्थापना, 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना, गरीबी निर्धारण पहली बार किया गया लकड़वाला जी द्वारा ही, और बहुत से जो है रोजगार के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए, IRDP, NERP, द्वारका, RLGP। ठीक है, अब आ जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये आ जाता है आपका 1985 से 90। ठीक है, इसमें वही सामाजिक न्याय, आधुनिकीकरण, ये सब चीजें थी। पहली बार इसमें भोजन, काम, कपड़ा जैसे उद्देश्य रखे गए थे, मतलब लोगों को ये सब चीजें, बेसिक चीजें मिल जाए, भोजन मिल जाए, काम मिले, कपड़ा मिले, आवास मिले, ये सब सारी चीजें मिले। मेन इसको याद करते हैं, भोजन, काम और कपड़ा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो और इसमें क्या क्या उद्देश्य थे, सामाजिक न्याय हो, आधुनिकीकरण हो, आत्मनिर्भरता हो, ये सब इसमें उद्देश्य रखे गए थे। इसमें क्या क्या काम हुआ, एक तो 1986 में पहली बार स्पीड पोस्ट की स्थापना हुई, 1988 में आपका 1986 में कपाट की स्थापना हुई। कपाट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कृषि से रिलेटेड है। 1988 में आपका सेबी की स्थापना हुई। 1989 में आपका जवाहर रोजगार योजना, और 1900 अप्रैल में, और उसी के बाद सितंबर के आसपास है 1989 में नेहरू रोजगार योजना। तो पहले जवाहर आ रहा है, बाद में नेहरू आ रहा है, इस तरीके से याद रखिएगा, नेहरू रोजगार योजना। ये सब 1989 में ही, 1989 में ही लॉन्च की गई थी। ठीक है, फिर आ जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इस बीच में 90 से 92 के बीच में फिर से जो है योजना का गैप रखा गया था। ठीक है, तो 2 बार हमारा योजना का गैप था, एक तो 1966 से 69 के बीच में, दूसरा 1990 से 92 के बीच में। ठीक है, 1990 में किसकी स्थापना हुई, सिडबी, जो स्मॉल बैंकों के लिए है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडबी की याद रखिएगा। अब हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से आ जाता है, 1992 से 1997। इंपॉर्टेंट है, मूलर मॉडल पे ये था। ये मॉडल IAS में पूछ चुका है कि किस मॉडल पे 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो वो मूलर मॉडल पे था। ठीक है, और इसमें क्या है, 1995 में भारत क्या बना, WTO का सदस्य बना। ठीक है, इसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उनके बारे में देखना है। 9वीं में सामाजिक न्याय के साथ लक्ष्य की प्राप्ति रखी गई थी। 10वीं में भी कोई खास नहीं है। 11वीं और 12वीं याद रखिएगा, क्योंकि 11वीं में समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था, और 12वीं में इसी समावेशी को तीव्र समावेशी और संपोषणी बना दिया गया था। समावेशी का मतलब क्या हुआ कि समाज के जो सबसे गरीब वर्ग हैं उनको भी लाभ की पूरी प्राप्ति हो, जैसे समाज के अन्य वर्गों की प्राप्ति होती है। तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में इसको रखा गया, तो
11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसी के साथ तीव्र जोड़ दिया गया था। तो अगर तीव्र समावेशी और सर्वपोषणी विकास का लक्ष्य पूछे तो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछ सकता है, पूछेगा तो फिर उसकी बात ही अलग। ठीक है, नेक्स्ट एक इसमें है योजना आयोग। योजना आयोग अब खत्म हो चुका है, चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। किस समिति के आधार पर ये था? केसी नियोगी केसी नियोगी समिति के आधार पर योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, और यह एक परामर्शदात्री निकाय था। इससे ज्यादा अब इसमें कुछ पूछेगा नहीं क्योंकि अब खत्म हो चुका है। इसके जगह पे और पूछ सकता है नीति आयोग, सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन पूछ सकता है, मान लीजिए। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। ये थोड़ा सा अगर इसमें बढ़ के थोड़ा सा अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ ले तो ये संघीय संतुलन को बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है? क्योंकि इसकी जो संरचना में गवर्निंग काउंसिल है, इसमें सभी लोग शामिल हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। तो संघीय संतुलन का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का प्रॉपर तरीके से विभाजन हो, ताकि राज्य को ऐसा न लगे कि उनकी शक्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा मंच देता है जहाँ पे राज्य भी अपने बातों को खुल के रख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए संघीय संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछेगा तो नहीं। और हमारा इसमें और तो क्या है, सिलेबस देख लेते हैं। योजना आयोग हो गया, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए दूसरा टॉपिक हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक एवं निजी। ठीक है, देखिए भारत में सबसे पहले जो औद्योगिक नीति लाई गई थी 1948 में लाई गई थी। इसके द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। इसी के द्वारा पहली बार भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी, मिश्रित एवं नियंत्रित। दूसरी औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? 1956 में। इसमें क्या किया गया था? जो उद्योग थे उनको 3 भागों में बांटा गया, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बने कि पहले हमारी औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? तो 1948 में। दूसरी हमारी औद्योगिक नीति 1956 में। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव कैसे पड़ी थी? तो 1948 की औद्योगिक नीति द्वारा। किसने लाया था उस नीति को? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। 1956 में सार्वजनिक, निजी और संयुक्त 3 भागों में हमारे उद्योगों को बांटा गया था 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा। इसके बाद और भी औद्योगिक नीतियां, जैसे जनता सरकार आई तब आई, उसके बाद 1990 में जब हमारा संकट आया तब आया 1991 की औद्योगिक नीति। तो मेन हमको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या है देखिए, अब समझिए। अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक तो निजी या पूंजीवादी, एक दूसरी साम्यवादी, एक तीसरी मिश्रित। बस कॉन्सेप्ट देखिएगा, वही पूछेगा आपसे। निजी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका वगैरह में है, यहाँ पे क्या होता है? निजी अर्थव्यवस्था में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम होता है। वो पूरी तरीके से बाजार प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं, सबको मौका देते हैं। आप लोग अपने उद्योगों में जितना इनोवेशन कर सकते हैं कीजिए, और पूरी तरीके से आप अगर लाभ कमाना चाह रहे हैं लाभ कमाइए। मेन इसका मोटो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसको जनता की भलाई से ज़्यादातर कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, तो ये मेन पूरी तरीके से बाजार प्रतिस्पर्धा पे निर्धारित रहती है। इसमें किसी भी का कोई हस्तक्षेप सरकार वगैरह का बहुत ही लिमिटेड हस्तक्षेप रहता है, या ना के बराबर रहता है।
वहीं दूसरी जगह साम्यवादी सरकार क्या होती है, जैसे आपका रशिया, चाइना, इन सब जगह पे हो गया। यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, यहाँ पे सरकार का नियंत्रण रहता है। सरकार जिस तरीके का उद्योग चाहती है उसी तरीके के उद्योग वहाँ डेवलप होते हैं, उसी आधार पर वहाँ के उद्योगों का उत्पादन और उपभोग होता है। तो मतलब यहाँ पे उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए। निजी पिछली बार पूछा था पेट में, निजी मतलब जो निजी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें किसी उद्योग को लगाने के लिए अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जबकि साम्यवादी में क्या रहेगा, सरकार ही आपका सारा चीज वो करेगी, मैनेज करेगी, पूंजी देगी आपको और संसाधन देगी, सारी चीजें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रहता है, दोनों चीजें रहती है। जैसा भारत में निजी को भी आपको वो है क्या, ना ही पूरी तरीके से निजी है, ना ही पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण, दोनों का मिक्स है। जहाँ पे निजी की जरूरत है वहाँ निजी चल रहा है, जहाँ पे सरकार की जरूरत है, लोगों को देख रही है जनता के हिसाब से जिसको जरूरत पड़ रही है वहाँ सरकार अपना नियंत्रण कुछ क्षेत्रों पर बनाए हुए, जैसे रेलवे हो गया, आपका परमाणु ऊर्जा हो गया, और कुछ क्षेत्रों में अब लाइसेंस मुक्त करके ज्यादातर क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को दे दी गई। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, यही पूछेगा कि किस अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है। तो निजी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अवस्था में सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है, निजी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण कम होता है। ये पूर्णतः बाजार प्रतिस्पर्धा पे निर्धारित होती है। साम्यवादी वाले में सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है, मिश्रित वाले में दोनों का बैलेंस रहता है। न तो सरकार उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करती है जब जनता के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा हो, ठीक है। बाकी ये क्या करती है, बाजार को इस समय क्या हो रहा है, जैसे वर्तमान में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं ज्यादातर निजी क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपका जयपुर का एयरपोर्ट हो गया, उसको दे दिया गया है, IRCTC हो गया, रेलवे का, इस तरीके से, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में लिमिटेड नियंत्रण रखती है, उद्योगों को पूर्णतः प्रतिस्पर्धा और नवाचार अपनाने पे जोर देती है ताकि वो अपने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन याद रखिएगा दो तरीके से। तो भारत की औद्योगिक नीति पहली कब आई थी, 1948 में, उसी के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। दूसरा क्वेश्चन 1956 में औद्योगिक नीति लाई गई, उसमें सार्वजनिक, निजी और संयुक्त दोनों 3 भागों में उद्योगों को बांटा गया। सार्वजनिक में वही केवल सरकार नियंत्रण रख सकती है, निजी में निजी क्षेत्र वाले नियंत्रण रख सकते, मतलब अपना उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, और संयुक्त में दोनों को बराबर का अपना हिस्सेदारी दी जाती है। कुछ परसेंटेज सरकार का रहता है, कुछ परसेंटेज निजी क्षेत्र का रहता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा और इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। याद रखिएगा निजी में पूर्णतः बाजार प्रतिस्पर्धा, सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम, और कोई भी उद्योग लगाने के लिए जैसे जिसके पास पूंजी रहेगी उस हिसाब से उद्योगों की स्थापना होगी। साम्यवादी में क्या होगा, सरकार का नियंत्रण सबसे ज्यादा, निजी का बहुत कम, उसमें मतलब उनको विकास करने का मौका रहता है। और मिश्रित में दोनों बैलेंस रहते हैं, सरकार का नियंत्रण जहाँ जरूरी रहता है वहीं पे रहता है, बाकी वो बाजार प्रतिस्पर्धा पे छोड़ देती है कि आपस में अपना उद्योग को विकसित कीजिए। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति, यहां से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, हरित क्रांति जो है शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो विलियम गॉड, याद रखिएगा। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। शब्द का प्रयोग बता रहे हैं, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, विलियम गॉड ने। दूसरा, इसके हरित क्रांति के जनक कौन है, तो जनक है आपके नॉर्मन बोरलॉग। तीसरा क्वेश्चन, भारत में किसको श्रेय दिया जाता है, तो स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को। और नॉर्मन बोरलॉग को शांति के लिए नोबेल मिला था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पीछे से पूछा था, बहुत से लोग गलत कर दिए थे। तो शांति के लिए नोबेल दिया गया था। कृषि के लिए कोई नोबेल है ही नहीं, लेकिन उसमें ऑप्शन दे दिया था, तो आधे से अधिक लोग क्योंकि इनको कृषि से ही मानते हैं तो सबने कृषि ही लगाया, मतलब अब जो जिसने भी लगाया हो, लेकिन याद रखिएगा शांति के लिए इनको नोबेल दिया गया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, स्वामीनाथन को। चौथा क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये कब से कब हुआ, 1966 से 67 के बीच में। किस आधार पे हुआ, 1966 में उच्च उपज देने वाली बीजों का कार्यक्रम अपनाया गया। ठीक है, हाई यील्ड करके था कार्यक्रम, उसी के आधार पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई। छठा क्वेश्चन है कहां से वो आए थे, तो मैक्सिको के बीज आए थे गेहूं के, बोने प्रजाति के थे। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन यहां से उठते हैं। और अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछ लेगा तो इसका प्रभाव किस पे पड़ा है, तो इसका प्रभाव केवल कुछ ही फसलों पे पड़ा है, जैसे चावल, गेहूं
इन्हीं पे सबसे ज़्यादा पड़ा। ज्वार बाजरा मक्का पे बहुत ही लिमिटेड पड़ा है। ठीक है। दूसरा, क्या इसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ा? तो नहीं, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा और कुछ दक्षिण भारत के राज्यों पर पड़ा, पूरे भारत पे नहीं पड़ा है। जहाँ पर चूंकि हरित क्रांति के लिए अधिक मतलब उर्वरक की जरूरत होती थी, अधिक बीजों की जरूरत होती थी, कृषि यंत्रों की जरूरत होती थी, तो वही लोग कर पाते थे जिनके पास पैसा होता था। तो जो गरीब किसान थे वो नहीं इसको अफोर्ड कर पाते थे, तो उन पे ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया जितना जो है जैसे पंजाब के किसान थे, उनके पास जोतें बड़ी थी, उनके खेत बड़े थे, उनके पास पैसे ज़्यादा थे, तो वहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पे जो है हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा पड़ा उसके कंपैरिजन में, और सब जगहों पे कम पड़ा। फसलों पे भी वही चीज़ थी, चावल गेहूँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और फसलों पे इसका कम प्रभाव पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुग्ध क्रांति। क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? पहला, इसके जनक कौन है? सबको पता होगा, वर्गीज कुरियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा इसका? ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2021 वाले में। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इससे? फ्लड कार्यक्रम, ये इसी से रिलेटेड था, कब स्टार्ट हुआ? ये 3 स्टेज में चालू हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट 1970 से 80 तक के, दूसरा 1980 से 83 तक में, तीसरा 1985 से 94 तक। याद रखिएगा, ये तीनों कार्यक्रम याद रख लीजिए। फ्लड कार्यक्रम फर्स्ट 1970 से 80, दूसरा 1980 से 83, तीसरा 1985 से 94 के तक। ठीक है, दुग्ध क्रांति का हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक? बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मैंने आपको बता ही दिया है। पहला कब हुआ? 1969 में। 1999 आ रहा है 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर दूसरा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, ये 2 हो गए। सुधार में क्या है? वर्तमान में बेसल मानक कई बार चल रहा है। बेसल मानक याद रखिएगा, बैंकों को अपनी पूंजी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, पूंजी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मानक अभी तक लागू नहीं किए गए हैं, बार बार बढ़ाए जा रहे हैं। बनाए रखने के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। तो सुधार में एक आपका ये आ जाता है बेसल मानक। और राष्ट्रीयकरण बता ही दिया, 1969 में 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, चाहे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और क्या अच्छा, अब जैसे बैंक, इसमें और इम्पोर्टेंट चीजें क्या है बैंक से रिलेटेड? जैसे आखिर हमारे उसमें अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा चल रही है, इसकी माप कैसे की जाती है? तो माप के लिए कई बार क्वेश्चन पूछता है। 4 तरीके के होते हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है, अब इसको रट लीजिएगा, बाद में जब और क्लासें होंगी तो इसमें मैं समझा दूंगा। M1 में क्या होता है? जनता के पास जो भी मुद्रा है, करेंसी, नोट, ये शामिल रहेंगे। प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं, चालू खाते से जो हम रोज निकालते हैं, प्लस आरबीआई के पास जो बैंकों की जमा रहती है। M2 में क्या है? M1 प्लस डाकघर के पास जो जमाएं रहती है, बचत जमा, सेविंग। M3 क्या है? M1 प्लस बैंकों के पास फिक्स डिपॉजिट जो रहता है। M4 क्या है? M2 प्लस डाकघर के पास जो समस्त जमाएं रहती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये किस लिए जान रहे हैं? एक तो बैंकों, हमारे जो अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा है, इसकी मापन के लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें पूछता क्या क्या है? एक तो सबसे ज्यादा पूछता है कि सबसे ज्यादा तरल कौन है, मतलब किसको तुरंत भजा सकते हैं, किसका तुरंत हम उपयोग कर सकते हैं। तो M1 जो है सबसे ज्यादा तरल है। हमारे पास पैसा है, जनता के पास करें, अभी मेरे पास 10 रुपए है, हमें कुछ सामान लेना है, हम गए तुरंत भजा लिए। ठीक है, बैंकों के पास गए, करंट अकाउंट खोला हुआ है, अभी गए तुरंत पैसा निकाल लिए।
फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं कर सकते, तोड़ेंगे फिर आएगा तब करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी अगर हमें तुरंत उसको, तरल का मतलब कि तुरंत हम उसको कितना खर्चा करके अपना जो है उद्देश्य की प्राप्ति कर ले रहे हैं। तो मेन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा तरल कौन सा है, तो M1। और इसी तरह जो है तरलता का क्रम घटता रहेगा और M4 सबसे कम तरल है। दूसरा क्या पूछता है इसमें, तो पहला यही कि सबसे ज्यादा तरल कौन है, M1, और सबसे कम तरल कौन सा है, M4। दूसरा क्या क्वेश्चन इसमें पूछता है, आपका जो है संकुचित और व्यापक मुद्रा। तो M1 संकुचित मुद्रा है और M3 आपकी व्यापक मुद्रा है। क्यों? M1 के पास केवल जनता के पास करेंसी जो है और जो मतलब बैंकों मतलब जो रोटेशन हो रहा है वही पैसा है। व्यापक मुद्रा मतलब ये है कि जो बैंकों के पास अपने यूज के लिए भी पैसा वो बचा हुआ है। तो जैसे M1 को तो इसमें शामिल कर रहे हैं, M1 के साथ प्लस बैंकों के फिक्स डिपॉजिट जो रहती है वो उनके पास सबसे ज़्यादा जो है स्रोत का पैसा रहता है, मतलब पैसे का सबसे ज़्यादा स्रोत यही से आता है इनको। फिक्स डिपॉजिट में उनको कहीं देना नहीं पड़ता है, उनको एक समय के बाद देना पड़ता है, तो उसका उपयोग वो अपने जो है विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा संकुचित मुद्रा कौन है, M1 है, और व्यापक मुद्रा कौन है, M3 है। तो दो तरीके के क्वेश्चन इससे बने। तरल कौन है सबसे ज्यादा, M1, सबसे कम तरल कौन है, M4, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, संकुचित मुद्रा कौन है, M1, और व्यापक मुद्रा कौन है, M3। ठीक है। एक जो क्वेश्चन अभी पिछले साल पूछा था वो इन सबसे है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, और क्या एक MSF, बैंक दर। पहला क्वेश्चन याद रख लीजिए, ये सारे अल्पकालिक हैं, रिवर्स रेपो, MSF और बैंक, ये सारे अल्पकालिक हैं। अल्पकालिक मतलब इनसे जो है पहले समझ लीजिए रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमें वो कोई बैंक जैसे कोई बैंक है, मान लीजिए आपको कोई भी, और वो RBI से पैसा लोन पे लेना चाह रहा है, बैंक है RBI से पैसा लेना चाह रहा है, तो उसके पास जो भी उसके मतलब सिक्योरिटी वगैरह होंगे उसको जाएगा RBI के पास बंधक रखेगा, उसके बदले में उससे पैसा ले लेगा। अब चूंकि RBI उसको पैसा दे रही है तो कुछ ना कुछ उससे इंटरेस्ट रेट लेगी या ब्याज दर लेगी, उसी को क्या कहता है, रेपो रेट। ठीक है। तो बैंक जो है RBI से जिस दर पे पैसा प्राप्त करते हैं अपने बंधक या जो भी सिक्योरिटीज को रखकर, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। ये इसीलिए क्या होता है, अल्पकालिक, बस याद रखिएगा, अल्पकालिक। ठीक है। रेपो रेट पहला तो ये है कि बैंक जिस दर पे RBI से पैसा लेते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं, अपने सिक्योरिटीज को रखकर, और ये कैसा रेट होता है, अल्पकालिक। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जस्ट उल्टा रख लीजिए, RBI क्या करता है, बैंकों से इनवाइट करता है कि आप लोग अपने बंद पत्र दीजिए, उसके बदले में आपको पैसा देते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिवर्स रेपो, चूंकि सरकार दे रही है पैसा बैंकों को, तो वो थोड़ा सा कम रहता है। जैसे रेपो रेट इस समय 5.40 है, तो ये इससे थोड़ा कम ही रहेगा, 3.35, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है तो सरकार जाहिर सी बात है कम ब्याज पे देगी, लेगी तो ज़्यादा पे लेगी और देगी तो कम पे देगी। तो जस्ट उल्टा याद रखिएगा कि जब RBI बैंकों से कहता है कि अपने बंद पत्रों को दीजिए, उसके बदले में आपको पैसा दे रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, RBI इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ये भी क्या होती है, अल्पकालिक होती है। इसमें RBI अपना जो है एक बॉन्ड वगैरह दे देता है बैंकों को कि आप कुछ समय बाद या 10 जो भी इनका समय रहेगा उस दिन बाद आइएगा तो हम आपको कुछ बढ़ा के देंगे। ठीक है। बस इस तरीके से, मतलब देसी लैंग्वेज में याद कीजिएगा। तो इसको क्या कहता है, RBI बैंकों से पैसा लेती है, किस आधार पे, अपना कुछ बॉन्ड वगैरह दे दी कि आप ले लीजिए इसको, कुछ समय के लिए रख लीजिए, तो जब हम आपको कुछ पैसा बढ़ा के देंगे तो आप हमें ये बॉन्ड वापस कर दीजिएगा। इस तरीके से अपना याद रखिएगा। तो दोनों रेट क्या होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। CRR क्या होता है, CRR में ये होता है प्रत्येक बैंक को अपना कुछ न कुछ, जैसे 100 रुपया अगर वो पाई है तो 20 रुपया उसको RBI के पास रखना पड़ेगा। कल को भाग गई, कुछ कर गई, तो इसी से थोड़ा सा जो मुआवजा लोगों को देना होगा वो दे देंगे। ठीक है। इस तरीके से अपना याद रखिएगा। तो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और ये हमेशा कैश में रहता है। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, CRR किसके पास रहता है, RBI के पास रहता है, और ये हमेशा कैश में रहता है। ठीक है। SLR क्या होता है, SLR में क्या होता है कि जो बैंक होते हैं उनको अपने पर दिन के मांग और आपूर्ति की संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है। ठीक है। ये क्या होता है, इसमें सोने चांदी पैसा
सब रखते हैं। इसमें केवल सीआरआर में केवल कैश रखते हैं, वो भी आरबीआई के पास। इसमें एसएलआर में बैंक स्वयं के पास ही सारी चीज़ें रखते हैं, सोना चांदी और ये सब सारी चीज़ें, पैसा वगैरह सब कुछ परसेंट अपने पास रखना रहता है। एमएसएफ में क्या होता है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में एसएलआर को बॉन्ड उस पर नहीं, गिरवी नहीं रख सकते हैं, बट एमएसएफ में एसएलआर को भी गिरवी रख के बैंक जो है पैसा ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट में समझिए। रेपो रेट में एसएलआर को, जो उनके पास रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, उसको नहीं रख सकते हैं, बट एमएसएफ में इसको भी, एसएलआर को भी रिजर्व में उनको अपना बंधक के तौर पे रख के कुछ ना कुछ पैसा उठा सकते हैं। और ये जो है रेपो रेट से भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसी तरह बैंक दर, बैंक दर भी रेपो रेट के समान ही है। इसमें भी जो है बैंक, वो क्या नाम है, जो बैंक वगैरह रहते हैं उस पर आरबीआई से अपना पैसा लेते हैं। तो ये सारी चीजें अल्पकालिक है। ठीक है, मेन ये सब क्या है, परिमाणात्मक। परिमाणात्मक का मतलब ये हो गया कि आपका क्वांटिटी से लेना देना है इसका। ठीक है, मतलब पैसा आएगा जाएगा, मांग एवं आपूर्ति बनी रहेगी, उस हिसाब से जो है सारी चीजें बैलेंस रहेगी। तो अब इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। सारा खेल डिमांड एवं सप्लाई का है। डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगी तो मांग बढ़ेगी, और सप्लाई ज़्यादा रहेगी, डिमांड कम रहेगी तो मांग जो है घटेगी। ठीक है, इसी आधार पे समझिए। अगर रेपो रेट, ठीक है, अब रेपो रेट में क्या है कि जैसे बैंकों को पैसा लेना है, अब ये क्या करें, आरबीआई से अगर ज़्यादा पैसा सरकार ने जैसे 5.35 मान लीजिए कुछ भी रखा है, 4% ही रखा हुआ है। अब रेपो रेट 4% रखा हुआ है, तो बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से उनको पैसा लेना है, ज़्यादा पैसा ले लिए, ज़्यादा पैसा ले लेंगे तो ज़्यादा कर्ज देंगे, ज़्यादा कर्ज देंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो लोगों के जो है पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी, पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी, उसके तो लोगों की मांग बढ़ेगी, मांग जिस हिसाब से बढ़ी उस हिसाब से वस्तु का उत्पादन नहीं हुआ तो क्या होगा, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, और वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति क्या होती है, रुपए का मूल्य कम हो जाता है और उसका मूल्य, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो सिंपल सा समझिए, अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करती है तो बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, जनता के पास पैसा आ जाएगा, ज़्यादा उसकी मांग बढ़ जाएगी कि हमें ये भी चाहिए, उस हिसाब से वस्तु की सप्लाई या उत्पादन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु का दाम जो है वो बढ़ जाएगा, और वस्तु का दाम बढ़ जाएगा तो मुद्रास्फीति जो है बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रेपो रेट जब कम रहेगा, जस्ट इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला सिस्टम है, रेपो रेट कम रहेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और रेपो रेट अधिक होगा तो मुद्रास्फीति कम होगी। ठीक है, इसी तरह सीआरआर, एसएलआर भी है। सरकार ने सीआरआर बढ़ा दिया कि हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा दीजिए, ठीक है, हमारे पास रखिए, तो बैंकों के पास क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। सीआरआर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। जैसे पहले बैंक ने कहा कि हमें, रिजर्व आरबीआई ने कहा कि हमारे पास तो 4 रुपया रखिए, फिर आरबीआई ने कह दिया नहीं, अब हमारे पास 10 रुपया रखिए। तो जो उनके पास मान लीजिए 20 रुपया था, तो 4 रुपया रखते थे तो 16 रुपया बच रहा है। अब यही अगर 10 रुपया रख दे रहे हैं तो उनके पास कितना बच रहा है, 10 ही रुपया बच रहा है। अब जब 10 रुपया बेच रहा है तो कम पैसा इनके पास बचा है, कम पैसा वो करेंगे। तो जस्ट इसमें भी वही सीआरआर के साथ भी मुद्रास्फीति का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाया जाएगा। सीआरआर बढ़ा देंगे मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, सीआरआर घटा देंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। सेम एसएलआर के साथ भी है। बैंकों से कह दिया गया कि आप 20 रुपये के बजाय 40 रुपये अपने पास रिजर्व रखिए, तो उनके पास 60 रुपया बचेगा लोगों को कर्ज देने के लिए। और अगर केवल कह दिया गया कि 10 रुपया ही रिजर्व रखिए, तो उनके पास 90 रुपया बचेगा उनको देने के लिए। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट पाया जाएगा, एसएलआर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मुद्रास्फीति। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि रेपो रेट बढ़ाएंगे घटाएंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, सारी चीजें। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, डिमांड एवं सप्लाई का सारा कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा डिमांड, सप्लाई कम, मांग बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। सिंपल सा, और कुछ नहीं याद हो रहा तो बस याद रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सारे हैं। रेपो रेट भी मुद्रास्फीति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सीआरआर भी, एसएलआर भी। सीआरआर बढ़ेगा मुद्रास्फीति घटेगी, मुद्रास्फीति जो है और सीआरआर घटेगा तो मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ेगी। और इसमें क्वेश्चन, हाँ, एक ये तो परिमाणात्मक में है, गुणात्मक में क्या होता है, इसमें
मतलब आदेश टाइप का निर्देश देती है। जैसे उसने निर्धारित कर दिया आरबीआई ने कि आपको कुछ लोगों को मतलब जैसे 20 लाख या 5 करोड़ से ऊपर आपको लोन नहीं देना है, इसने निर्देश दे दिया। दूसरा क्या हुआ, निर्देश को किसी ने नहीं माना तो दंड दे दिया। तीसरा कह दिया कि शाखा नियंत्रण कर दिया कि आप 5 से ज़्यादा शाखाएं नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो है गुणात्मक में क्या हो जाएगा, निर्देश टाइप के रहेंगे, और जबकि परिमाणात्मक में आपके डिमांड एंड सप्लाई का साला खेल रहेगा। तो मेन आप याद रखिएगा, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर और बैंक दर, एमएसएफ, ये जितने भी 5-6 उसके कॉन्सेप्ट है वो परिमाणात्मक से रिलेटेड है। गुणात्मक में आपका यही है, दंड दे देगा, शाखा नियंत्रण के लिए कह देगा कि आप जो है 5 से 10 शाखाएं नहीं खोल सकते हैं। ब्याज निर्धारित कर देगा कि इससे ज़्यादा, इससे कम पे आप लोन नहीं दे सकते हैं। लोन निर्धारित कर देगा कि 5 करोड़ के ऊपर आप लोन नहीं दे सकते। इस तरीके से जो है आरबीआई जो है बैंकों पे नियंत्रण रखता है। ठीक है, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, और देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आर्थिक 1991 के बाद आर्थिक सुधार। 1991 के बाद क्या होगा, 1990 में जो है ऐसी व्यवस्था आ गई थी, मतलब इतना क्राइसिस हो गया था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा बचा ही नहीं था, शायद हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए ही बचा था कि हम अपने जो है मांगों की पूर्ति कर सके। तो भारत सरकार आईएमएफ के पास गई कि भैया हमें कुछ पैसा उधार दो। आईएमएफ ने कहा कैसे देते हैं, आपका इतना सब कुछ, आप उसमें पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं कि कोई प्राइवेट आ नहीं सकता, विदेशी निवेश आ नहीं सकता, विदेशी प्रौद्योगिकी आ नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकते। सारा का सारा आप लोगों ने घरेलू उद्योग को सुरक्षित कर दिया है। आपके घर जो सरकारी उद्योग हो वो एकदम गर्त में जा चुके हैं, कैसे हम आपको पैसा देते हैं। कुछ आप ऐसा कीजिए कि हमें विश्वास हो आपकी अर्थव्यवस्था पे कि आप फिर से कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे पूरे विश्व के लिए। तो आप जो है अपनी अर्थव्यवस्था को खोलिए दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोग भी आए, वहाँ निवेश करें, उनको बाजार मिले, लोगों का और भी दूसरे देशों से उत्पादन बढ़े, प्रौद्योगिकी आए, आपका खुद का उत्पादन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। इस तरीके के काम आप कीजिए तो जो है हम आपको पैसा देंगे। तो भारत ने उसी समय, अब जो है क्वेश्चन इससे पूछ चुका है, पिछली बार पूछा था कि जब 1900 ये नीति लाई गई थी तो उस समय भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिंहा राव थे, पीवी नरसिंहा राव। अब ये क्वेश्चन पूछ चुका है इससे ज़्यादा। और दूसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछ चुका है, उसका फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा हमें उस पर ध्यान देना है। एक और इससे एक्ट आता है FCRA एक्ट 2010, और फेमा एक्ट कब है, 1999। क्वेश्चन अगर पूछना होगा, फेमा का फुल फॉर्म तो पूछ चुका है, सन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नरसिंहा राव का भी पूछ चुका है। FCRA का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये कब है, 2010 में। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका उद्देश्य क्या है, जो वर्तमान में एनजीओ वगैरह हैं उनको जो पैसा मिल रहा है, क्या ये लोग उसी उद्देश्य के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए इनको मिल रहा है, इसी के लिए फॉरेन FCRA एक्ट लाया गया। इसी के अंतर्गत अभी 14,500 एनजीओ को जो है पंजीकरण उनका निरस्त किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक MRTP एक्ट उस समय था, ये 1969, इसका सन पूछ सकता है। ठीक है, MRTP एक्ट का क्या उद्देश्य था कि जो है व्यापार एकाधिकार पे नियंत्रण रखता था, क्या कोई किसी और उद्योग का किसी व्यापार पे एकाधिकार न हो जाए, इसके लिए घरेलू उद्योगों को संरक्षण वगैरह देता था। तो MRTP एक्ट का सन पूछ सकता है, तो सन याद रखिएगा 1969। ठीक है, और क्या हुआ था 1991 के बाद, इसके बाद क्या हुआ कि विदेशी निवेशों को कह दिया गया कि कुछ उद्योगों में आप 51% तक विदेशी निवेश आ सकते हैं, विदेशी प्रौद्योगिकी आ सकती है, लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में 2 या 3 उद्योग ही हैं जिनको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे परमाणु हो गया, रेलवे हो गया, और खतरनाक जो है बम वगैरह इनसे रिलेटेड, रसायन से रिलेटेड लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1991 के आर्थिक सुधारों में 2-3 क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं। एक तो FCRA एक्ट याद रखिएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। MRTP एक्ट का सन याद रखिएगा, 51% विदेशी निवेश तक का उसमें दे दिया गया था, विदेशी प्रौद्योगिकी की वो दे दी गई थी कि आप मंगा सकते हैं। लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था, उस समय 18 उद्योगों को किया गया था, धीरे धीरे 5 किए गए, अब जो है 2 या 3 उद्योग ही बचे हुए हैं, एक परमाणु हो गया, रेलवे हो गया, एक शायद खतरनाक रसायनों से रिलेटेड है। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। 1991 क्या है, तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन पूछने वाली यही सब चीज़ें हैं।
जो ये पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? कृषि सुधार। अब कृषि सुधार में क्या क्या हुआ है? पहला तो अभी पीएम किसान सम्मान। अब जैसे इसमें योजनाएं ही याद रखिए, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड याद रखिए, कब आया? 2015 में। फिर पीएम सिंचाई परियोजना, ये भी 2015 में। फिर तीसरा पीएम फसल बीमा योजना, तो 2016 में। किसान सम्मान निधि, दो 2019 में। इसके अंतर्गत क्या है? 2,000 रुपये करके 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जाएगा। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि हो गया। और क्या है आपका? किसानों के लिए पेंशन योजना, ये भी 2019। याद रखिएगा, 18 से 40 साल के बीच में आपको देना है पैसा, और 60 वर्ष होने पे 3,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये सारी योजनाएं याद रखिएगा। और एक दो और योजना है उसमें आपकी, हाँ, इनाम योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, 2016 में लाया गया था। इसका उद्देश्य था जितने भी कृषि विपणन मंडियां हैं उसको एकीकृत करके 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी है। और वर्तमान में क्या चल रहा है कि किसान सुधार में जैविक कृषि, सिक्किम पहला ऐसा राज्य बना था। एक शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, मतलब इसमें केवल जैविक आधार पे ही कितना उसमें किसी भी मतलब ऐसे चीज का रसायन का उर्वरक का रासायनिक चीजों का प्रयोग न करके केवल देसी चीजों के आधार पे ही, जैसे जैविक खाद और इन सब चीजों के आधार पे ही कृषि करने को क्या कहते हैं? शून्य बजट प्राकृतिक कृषि। ठीक है, तो ये सारी योजना याद रखिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015, पीएम सिंचाई परियोजना 2015, फसल बीमा योजना 2016, किसान सम्मान निधि 2019, किसानों के लिए पेंशन योजना 2019। और देख लेते हैं इसमें एक आध कोई छूट रहे हो तो। अच्छा, फसल बीमा में याद रखिएगा जो है इसमें 2% जो है प्रीमियम कौन देगा? सरकार। 2% प्रीमियम खरीफ फसलों के लिए, 1.5% रबी फसलों के लिए, और 5% बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम जो है सरकार देगी। याद रखिएगा 2%, 1.5% और 5%, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछना होगा तो इसमें से पूछ सकता है। ठीक, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गया, पीएम सिंचाई परियोजना हो गया, फसल बीमा योजना हो गया ना, और किसान सम्मान निधि हो गया। एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि सिंचाई हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, नाम हो गया एग्रीकल्चर हो गया 2016 हो गया, और सम्मान निधि हो गया, पेंशन योजना। सन याद रखिएगा सबका। सम्मान निधि आपका 2019 में है, सम्मान निधि 2019। ठीक है, और उसी समय पेंशन योजना भी 2019। और तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछेगा नहीं। एक और हमारा टॉपिक अब क्या बचा है? 2-3 टॉपिक और हैं। श्रम सुधार। श्रम सुधार में ये सब जो स्किल इंडिया और ये सब कार्यक्रम चालू किए गए थे, श्रमेव जयते कार्यक्रम चालू किया गया था।
2014 में। फिर कौशल विकास कार्यक्रम चालू किया गया था 2015 में। ठीक है। और श्रम सुधार में और जो इस समय वर्तमान में कानून थे उनको 4 भागों में संहिताकरण किया गया है। तो ये पूछेगा नहीं, मैंने ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। श्रमेव जयते कार्यक्रम 2014 में, कौशल विकास कार्यक्रम 2015 में। और जीएसटी, जीएसटी से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पहला तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो 101वां संविधान संशोधन। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और कैसा कर है? गंतव्य आधारित कर है। और क्या खासियत है इसमें? प्रत्येक उस पे वृद्धि हो जाती है, इसमें प्रत्येक चरण में वृद्धि होती है। ठीक है। और इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? जो गवर्निंग काउंसिल है इसकी, जीएसटी परिषद, उसमें जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासकों का केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी शामिल हैं। स्लैब कितने हैं? 4, 5। अगर 0% को जोड़ेंगे तो 5 हो गए। 0, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ सकता है तो कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, गंतव्य आधारित कर है, प्रति चरण में वृद्धि हो जाती है। गंतव्य का मतलब लास्ट में हमें को देना है, जो लास्ट व्यक्ति है उसी को देना है। और प्रत्येक चरण में वृद्धि होती है। हर चरण में जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन होता है उस हिसाब से इसमें जितने भी चरण आते जाते हैं उसमें इसमें वृद्धि होती जाती है। और लास्ट में किस पे बाहर आ जाता है? गंतव्य, मतलब जो व्यक्ति रहता है उसी पे। और कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर, जो खरीदता है, हम लोग कहीं पे गए तो हमें जीएसटी हमें को पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है, इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक शामिल हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी के जो है क्वेश्चन देख लेंगे, साइंस देख लेंगे, जितने भी 2-3 दिन बचे हैं। इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, 1-2 घंटे की क्लास होगी उसमें, लेकिन आप लोग अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपके 5 नंबर जो है पक्के हैं। थैंक यू।